डेफिनेशन जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस टॉपिक में जो पढ़ेंगे उस पूरे कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लेंगे उसकी डेफिनेशन से। क्लियर है? तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, बचपन से हम पढ़े हुए हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनके नाम को हम नाउन बोलते हैं। डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है, हर किसी को आती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो नाउन एक्चुअली कुछ नहीं है। नाउन क्या है? नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नेमिंग वर्ड कह लो या ये कह लो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनके नेम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्लियर है? नाउन क्या है? जो भी कुछ चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिनको हमने एक नाम दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो सब क्या हैं? आपके नाउन्स हैं। क्लियर? अब नाउन की अगर हम बात करें तो देखिए, नाउन चाहे किसी नेम चाहे किसी प्लेस का हो, किसी भी पर्सन का हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो, इवन किसी भी एनिमल का हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हम इंक्लूड कर लेंगे, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम हिंदी में बोलें तो अवस्था। ठीक है, किसी भी अवस्था के नाम को भी हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। सिंपली मैंने आपको एक वर्ड में आंसर दिया कि किसी का भी अगर आप नेम बोलोगे तो वो वर्ड आपका क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें या इनके बारे में थोड़ा सा और सोचें तो हम पाएंगे या हम देखेंगे कि ये जो आपके नाउन्स हैं, ठीक है, इनकी दो कैटेगरीज हैं। कैटेगरी कौन कौन सी हैं? देखिए, इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी लिविंग हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉन लिविंग हैं। क्लियर है? रटना नहीं है चीज़ों को आपको, अगर आप रटोगे तो चीज़ें भूलोगे। सिंपली हम प्रैक्टिकली उनको सोच के चल रहे हैं। डेफिनेशन से हम धीरे धीरे आगे कॉन्सेप्ट बनाते चले जाएंगे। हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो एक तो लिविंग कंडीशन में है, दूसरा वो नॉन लिविंग कंडीशन में है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, बुक्स में हम अक्सर पढ़ते हैं कि नाउन्स के जो टाइप हैं वो ये हैं। हम सिंपली ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी आपकी लिविंग और नॉन लिविंग नाउन है उनको हमने दो कैटेगरी फिर से दे दी। इनमें से कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनको हमने क्या बोला? काउंटेबल नाउन। ठीक है, कुछ ऐसी भी नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? हमने यहाँ से फिर से नाउन के दो टाइप्स बना लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। फिर हमने उनको कैटेगराइज किया लिविंग और नॉन लिविंग में। फिर वही लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को फिर से दो कैटेगरी दे दी हमने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। रटने की यहाँ पे कोई बात नहीं है अभी तक। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक, देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हमें समझ में आएगा कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं। सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मास के फॉर्म में होती हैं, मतलब अक्सर हम उनको खरीदते हैं बेचते हैं तो सिर्फ मास के फॉर्म में। ठीक है, मास का मतलब हुआ उनका सिर्फ वजन होता है, हम उनको नंबर में काउंट नहीं करते हैं। तो अब ऐसी कोई भी आप नाउन ले लोगे तो वो किस कैटेगरी में आ गई? आपकी अनकाउंटेबल नाउन में। मास में देखो आप, सिंपली अगर हम कुछ एग्जांपल देखें जो इन पे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, राइस हुआ, ठीक, वीट हुआ, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा मुझे अभी पेन नया है तो ये थोड़ा मुझे यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। ठीक है, वीट हुआ, शुगर हुआ, ऑयल हुआ, और भी कई सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं जिनको हम मास के फॉर्म में लेते हैं वो आपके सारे अनकाउंटेबल नाउन्स आए हुए।
अब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ आपका, कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया, ऑयल हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम और बनाए, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, मिल्क हुआ, etc। और अगर हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करें तो आप देखेंगे कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो सिर्फ मटेरियल हैं, ठीक है। मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मास और लिक्विड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम ले लेते हैं, जैसे पेपर हुआ, और हम अगर यहाँ वुड की बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर थोड़ा उनको सोचोगे तो आपको क्लियर होगा। और भी अगर हम कैटेगराइज करें तो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो गैसेस फॉर्म में हैं, ठीक, जैसे ऑक्सीजन हुआ, CO2 हुआ, एयर हुआ, ठीक है। और कैटेगरीज अगर हम करें तो आप यहाँ पे कुछ ये वर्ड ज़रूर इम्पोर्टेंट हैं, इन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको थोड़ा ज़रूर याद रखेंगे। नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना में जैसे हम बात करें सन, ठीक है, मून, और अगर हम बात करें नेचर, ठीक है। अगर हम और भी बात करें तो हम ऐसे बोलें सनलाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, ये सब क्या हो गए आपकी नेचुरल चीज़ें हैं। अब सिंपली आप ये देखो कि कोई भी नेचुरल चीज़ अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, अपने आप में एक तो यूनिक है, दूसरा वो एक ही है। तो जो चीज़ एक है उसको हम काउंट क्यों करेंगे, तो हमने यहीं पे उसको कैटेगराइज कर दिया कि भाई वो अनकाउंटेबल है। क्लियर है। तो ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हो जाएंगी जिनको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स और क्लियर कर दूँ। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर, ठीक। अभी हम नाउन में ये आगे पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो आपको यहीं पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी अगर हम कोई भी अनकाउंटेबल नाउन लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। दूसरा, हम जब टेंस पे जाएंगे तो हमें वहाँ यूज करने को मिलता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर केस की यूज़ होगी, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उस केस में हम उसके साथ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी सब्जेक्टिव केस में आता है, मतलब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर नंबर की होगी, ठीक है। क्लियर है। इस चीज़ पे देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें ये चीज़ अगर मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं तो हमें ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने पढ़ा है नाउन के बारे में कि नाउन के कुछ टाइप्स हैं। टाइप तो हम वो भी पढ़ चुके हैं कि लिविंग, नॉन लिविंग, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन फिर से हमने उन सभी नाउन्स को कुछ कैटेगरीज दी हैं। इन पे जो कुछ छोटे एग्जाम्स हैं, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, उनमें ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। लाइक व्यापम में, संविदा के एग्ज़ाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं टाइप्स पर, बट SSC का जो लेवल है वो थोड़ा काफ़ी ऊपर है। तो जब हम चीज़ें सीख जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमने इस बैच को छोटे एग्ज़ाम के लेवल से भी हमने पढ़ा है और हायर एग्ज़ाम के लेवल से भी हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो नाउन में सबसे पहली कैटेगरीज आप देखिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी प्रॉपर नाउन की। सिंपली मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर आप
किसी का भी इंडिविजुअल नेम लेके बात करोगे, ठीक है। डेफिनेशन हम पढ़ते थे कि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, प्लेस हो, गुड हो, ठीक है, एनिमल हो, अगर आप उनका स्पेसिफिक नेम लेके बात करोगे, ठीक है, स्पेसिफिक नेम मतलब उनका व्यक्तिगत नाम लेके बात करोगे, तो वो जो नाउन आप बोलोगे ना, वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है। एक चीज़ याद रखें यहाँ पे कि कोई भी प्रॉपर नाउन अगर हम लिखते हैं सेंटेंस में कहीं भी, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है। ये इस चीज़ से आप पहचान सकते हो सेंटेंस में, ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिया है, समटाइम बीच में दिया होता है किसी का नेम, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर उसका नाम कैपिटल लिखा हुआ है तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है। दूसरा क्या है कि कोई भी प्रॉपर नाउन हमेशा स्पेसिफिक नेम होता है, मतलब वो एक ही सिंगल नेम है, क्योंकि वो सिंगल बंदे का है, सिंगल चीज़ का है, सिंगल एनिमल का है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है। मतलब आप उनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज वो शो कर रहे हैं किसी का स्पेसिफिक नेम। क्लियर है। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सपोज हमने ऐसे लिख लिया, राम लिख लिया, या हमने अमित लिख लिया, ठीक है, तो आप राम का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हो क्या? ऐसे लिख सकते हो क्या? या हम अमित का प्लूरल फॉर्म लिखना चाहें तो हम अमित लिख सकते हैं क्या? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम कई सारे राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका नाम राम है। तो जब तक कोई चीज़ दो नहीं हो जाएगी या दो से ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तब तक हम उसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते। क्लियर है। तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में डेफिनेशन कहो आप, या मेरे दो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनका हमें आगे चल के यूज मिलेगा, तो आप इनको याद रखें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन क्या होता है एक्चुअली, आप यहाँ से समझो ज़रा। कॉमन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज करता हूँ बॉय, ठीक है, अब बॉय क्या कर रहा है? ये अपनी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही वो एक है, लेकिन यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक लड़के की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गर्ल भी लिख देता, अगर मैं यहाँ पे टीचर भी लिख देता, ठीक है, तो ये सब आपके कैसे नाउन्स हैं? कॉमन है, क्योंकि इनके जैसे और भी हैं। हाँ, हम किसी स्पेसिफिक को लेके तो बात कर नहीं रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है कि जो कॉमन नाउन होते हैं आपके, वो सिंगुलर फॉर्म में भी लिखे जाएंगे और वो प्लूरल फॉर्म में भी लिखे जाएंगे। ठीक है। मतलब हम उनको चाहें तो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो उनको प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारा अगला टाइप है कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ से देख लो आप, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन है, और कलेक्शन जब भी हम बोलते हैं तो क्या होता है? डिफरेंट चीज़ों का होता है। ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी भी होगी कि जब हम कई सारी एक जैसी चीज़ों का, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों का कलेक्शन है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे जो नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्टिव होते हैं। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आर्मी कैसा वर्ड है? कलेक्टिव वर्ड है, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोफेशन के लोग भी हैं, है ना। और अगर हम क्लास की बात करें तो स्टूडेंट और टीचर का कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से कलेक्शन है। और भी कई सारे वर्ड्स होंगे। एक वर्ड और हम देख लें, बैंड लिखा हुआ है, ठीक है, क्राउड हुआ और मोव हुआ, अच्छा वर्ड है, ठीक, और फ्लॉक हुआ, ETC
ऐसे ही अगर हम इनकी बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट बनते हैं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर केस में भी यूज की जा सकती हैं और हम इनको प्लूरल केस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माफ़ करना, थोड़ा सा लिखने में अभी इशू है क्योंकि मैं नया हूँ इस पेन टैबलेट पे, तो ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हम दोनों केस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप मटेरियल। तो मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, ऊपर भी अभी हम देख चुके हैं कि जो चीज़ें गैसेस फॉर्म में हो, ठीक है, गैस हो, लिक्विड केस में हो, मास के केस में हो, ठीक, ये सारे नाउन्स आपके क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल का मतलब एक तरीके से ये भी समझ लीजिए ऐसी चीज़ें जिनसे हम दूसरी चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं, वो सारे आपके क्या हैं, मटेरियल हैं। ठीक, इसके बाद एक और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था नाउन के, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ एक वर्ड यूज किया था, स्टेट। ठीक है, तो ऐसे नाउन जो किसी स्टेट या फिर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, ठीक है, और उनमें आप ये देखिए स्टेट होती है या कोई क्वालिटी होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या है, जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो एक स्टेट है, एक अवस्था है जहाँ पे उसको अच्छा फील हो रहा है, तो हमने उस स्टेट को नाम दे दिया है। ठीक, ऐसे ही अगर हम और भी बात करें तो डिफ़िकल्टी हमने एक वर्ड ले लिया, ठीक है, ऑनेस्टी एक वर्ड ले लिया, काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हैं इन पे। ठीक, ब्राइटनेस वर्ड ले लिया। तो ब्राइटनेस क्या हो गया, किसी चीज़ की क्वालिटी हो गई, हम उसको सिर्फ फील कर रहे हैं, है ना। ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये याद रखेंगे कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमेशा वो कैसे होंगे, सिंगुलर, क्योंकि हम हमेशा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को एक ही नाम देके बात कर रहे हैं, क्वालिटी भी एक ही है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, काउंट नहीं कर सकते उनको, तो वो क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, और हमेशा उनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। कोई डाउट हो यहाँ तक? इसके बाद अब आप देखिएगा, हमने अभी नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने नाउन के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सोचेंगे इस टॉपिक के बारे में कि अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, या हमें क्या पढ़ना चाहिए कि जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, या सिंपली कि इस टॉपिक को लेके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब हम नाउन का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं तो अब यहाँ से हमारी मेन स्टडी स्टार्ट होती है। इस पूरे नाउन के टॉपिक को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, नाउन के नंबर पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, या हम ये कहें कि नाउन में हमें नंबर की स्टडी करनी होती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आती है केस ऑफ नाउन, नाउन के कौन कौन से केस होते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं। और तीसरा जो स्टडी करने वाला टॉपिक यहाँ पे बनता है वो बनता है जेंडर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर हम एसएससी के हिसाब से बात करें तो ये 2 टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम संविदा या किसी अदर छोटे एग्ज़ाम की बात करें तो हमें जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउन का, वो होगा आपका नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वचन, ये वो संख्या वाला केस थोड़ा ना समझें, ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी तो टॉपिक को समझेंगे। दूसरा होता है केस का मतलब होता है यहाँ पे कारक, ठीक है, जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, उनको पता होगा कारक, ठीक है। और जेंडर आप समझते हैं। तो हम नाउन का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
नंबर। देखिए अब हम यहाँ पे पहला टॉपिक ले रहे हैं नाउन का नंबर। नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी नाउन के दो नंबर हैं। पहला या तो वो सिंगुलर नंबर की है, दूसरा या तो वो आपकी प्लूरल नंबर की है। अब अगर हम किसी भी नाउन को सिंगुलर नंबर की कैटेगरी देंगे तो सिंगुलर नाउन कौन कौन सी होंगी या इस कैटेगरी में कौन कौन सी नाउन आएंगी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पहला देखिए कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं करते और जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते उसको हम 1 से 2 में के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर हैं। दूसरा क्या हुआ, कोई भी काउंटेबल नाउन, अब यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा, कोई भी काउंटेबल नाउन लेकिन उसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब अगर कोई भी काउंटेबल नाउन 1 है तो वो हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में क्या होगा आपका, देखिए प्लूरल में क्या होगा आपका, प्लूरल में आएगा आपका सिर्फ काउंटेबल नाउन। लेकिन काउंटेबल नाउन भी कैसे, कम से कम वो 2 हों और मोर देन 2 हों, ठीक है। तो याद रखें कि किसी भी नाउन को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो पहली चीज़ तो ये है कि वो काउंटेबल होना चाहिए और दूसरा कम से कम वो सेम टाइप की चीज़ें 2 होनी चाहिए, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर किसी के अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ फादर, अगर हमें फादर का प्लूरल फॉर्म लिखना है, अब सपोज करिए हम किसी एक बंदे के फादर की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस इंसान के अगर 2 पापा हैं, सिंपली यहाँ पे हम 2 फादर को लेके बात कर रहे हैं तब तो प्लूरल फॉर्म होगा, अदरवाइज उसका प्लूरल फॉर्म कभी हो नहीं सकता। तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन का काउंटेबल होना ज़रूरी है, लेकिन उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जब हम टेंस पढ़ेंगे, पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बना कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हम पढ़ते हैं कि उस केस में अब जब वर्ब यूज़ करोगे तो वर्ब का जो नंबर होगा वो भी आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। अक्सर हमने बुक्स में पढ़ा है कि वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट आपका किस नंबर का है, प्लूरल, तो उस केस में आपको वर्ब भी किस तरीके की यूज करनी होगी, जो प्लूरल नंबर के साथ यूज होती होगी। अब ऐसा हर टेंस में नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है उसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो हम मेरी ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अब भाई हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ से तो नंबर पे आगे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम चीज़ों को और आगे स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को लेके थोड़ी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। कैसे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे भाई, अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ा सिंगुलर केस में भी है और प्लूरल केस में भी है, ठीक है। सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो सिंगुलर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल हैं तो हमने अभी पढ़ा कि कम से कम कितना होना चाहिए, 2। तो अब हम नाउन के इस नंबर वाले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर सपोज करो हमने नाउन, काउंटेबल नाउन को 1 से 2 कर दिया तो हमें उनको प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए किस तरीके से उनको लिखना पड़ेगा या क्या रूल हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनमें किसी भी काउंटेबल नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो चाहो तो आप अलग से हेडिंग लिख सकते हो, नहीं तो मैं आप लोगों को ये चीज़ के नोट प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अच्छा हो कि आप लोग थोड़ा सा अभी लिखते चलें तो आप लोगों को थोड़ा लिख जाएंगी चीज़ें तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
अगर हम पहले रूल की बात करें तो हम पढ़ते थे कि कोई भी काउंटेबल नाउन उसके लास्ट में जनरली एक रूल होता था कि अगर हमने उसमें एस का यूज कर लिया तो वो जो नाउन है आपका वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता था। एक बहुत ही हम कुछ बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए हमने पेन को एक से ज़्यादा के फॉर्म में लिखना है, मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल हमारा रूल क्या होता था, पेन्स कर दीजिए, ठीक है। अगर हम बुक की बात करें तो हम क्या लिखते थे, बुक को बुक्स, ठीक है। अगर हम और भी एग्जांपल लें तो अगर हम गर्ल का प्लूरल फॉर्म बनाए तो हम क्या लिखेंगे, इसको गर्ल्स, ठीक। बॉय का प्लूरल फॉर्म अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखते थे, बॉयज लिखते थे, ठीक है। एक जनरल रूल हो गया कि अगर किसी काउंटेबल नाउन के लास्ट में अगर हम एस यूज कर लें तो वो आपका प्लूरल फॉर्म दे देगा, ठीक। बट आप लोगों को याद हो तो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, कुछ एक्सेप्शंस होते थे। एक्चुअली ये एक्सेप्शंस बने कैसे हैं, देखिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है एटाइमोलॉजी। इसका मतलब होता है कि जब हम नए वर्ड्स बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें बहुत कुछ याद रखना होता है, उनकी स्पेलिंग बनाने के लिए हमें बहुत कुछ याद रखना होता है, ठीक है। तो इसे वर्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें, मतलब ये जो रूल है इसमें कुछ एक्सेप्शन डालने पड़े। एक्सेप्शन क्या है, सपोज करिए किसी नाउन के लास्ट में हमने क्या किया, एस हमने पढ़ा है, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, ठीक है। ये कुछ लेटर हैं। अगर हमने किसी भी नाउन के लास्ट में ये लेटर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जब प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो हम उसकी जगह एस यूज ना करके क्या यूज करते हैं, ई एस, तब जाके हमें उसका क्या मिलता है, प्लूरल फॉर्म मिलता है। क्लियर है। ये कुछ वर्ड्स हैं, एस हुआ, डबल एस हुआ, एस एच हुआ, सी एच हुआ, ओ हुआ, एक्स हुआ, ठीक है। इनके केस में हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ई एस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया क्लास, ठीक है। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँ। मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे क्लास, ठीक है। अब मुझे अगर क्लास का प्लूरल फॉर्म लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपने एक हॉरर मूवीज़ देखा हो तो हॉरर मूवीज़ में जब घोस्ट आता है तो इस तरीके की सा है ना, इस तरीके का कुछ सुनने को मिलता है, या कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ भी आता है, ठीक है। जो सबटाइटल होते हैं उनमें ये लिखा हुआ भी आता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हिसिंग साउंड। ये हिसिंग साउंड ना बने इसी चीज़ के लिए हमने इनके कुछ रूल्स को चेंज कर दिया और ऐसे लिख दिया कि भाई जिस नाउन के लास्ट में ऐसे आएगा तो हम उसका प्लूरल फॉर्म ई एस लगा के यूज कर लेंगे, ठीक है। ये ई एस क्या है, आप ई एस में आपका ई क्या है, ये एक वोवेल है, और वोवेल क्या होते हैं, वोवेल वे लेटर्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, ठीक। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बिना हिसिंग साउंड के इसका प्लूरल फॉर्म लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको लिखा पोटैटो लिख लिया तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो ये हो गया, ठीक है। और वॉच लिख लिया तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो आपका क्या हो गया, वॉचेस हो गया। और भी आपको कई सारे वर्ड्स हैं जो सीट में मिल जाएंगे।
थोड़ा मुझे यहाँ पे अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा क्लासेस में लूँगा उसके बाद मैं अपने ये जो पेन है, टैबलेट पेन है, इससे यूज्ड टू हो जाऊँगा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक थोड़ा राइटिंग का भी इशू है, बाकी धीरे धीरे ये मैं जैसे ही प्रैक्टिस में आएगा तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, अब एग्ज़ाम में कुछ ये हो गया रूल्स। अब इसे मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ और भी यहाँ पे एक्सेप्शंस बनते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला केस मैं आपको क्या ले रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नाउन के लास्ट में CH हो तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ES। लेकिन यहाँ पे थोड़ा याद रखना है आपको। देखिए आजकल एग्ज़ाम में क्या है, जो चीज़ें बहुत इजी हैं जिनको हमने पढ़ा है और उनमें थोड़ा सा अगर हम इधर उधर हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ें इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एक्सेप्शन कह लो या थोड़ा, मैं तो ये कहूँगा काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखिए। देखिए हमने पढ़ा है कि CH जब भी हम किसी भी लेटर किसी भी वर्ड में पढ़ते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग चा होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब किसी नाउन के लास्ट में CH हो और उसका प्रोनाउंसिएशन चा हो तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ES। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है केमिस्ट्री एक वर्ड पढ़ा है, या भी हम और भी कई सारे वर्ड्स जानते हैं जिसमें CH का प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका का भी होता है। तो उस केस में याद रखेंगे कि जब हम का प्रोनाउंसिएशन लेंगे, ठीक है, काफ़ी वर्ड आपको मैं सीट में प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। का प्रोनाउंसिएशन अगर है तो हम उस नाउन का जो प्लूरल फॉर्म लेंगे वो सिर्फ क्या यूज करके लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा स्टमक। ठीक है, स्टमच नहीं पढ़ा जाता है इसको, स्टमक। तो अगर मैं स्टमक का प्लूरल फॉर्म लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, स्टमक। ठीक, एक वर्ड और आता है, ये मैंने SSC के प्रीवियस ईयर में के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको इसलिए ये वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए वो लिखा रहा हूँ। मोनार्क करके एक वर्ड होता है। मोनार्क का मीन्स किसी राजा या रानी का जो शासन होता है उसको मोनार्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, का, इसलिए हमने इसमें क्या यूज़ किया। ठीक है, दूसरा एक और मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा। हमने ये भी पढ़ा अभी कि कुछ नाउन जिनके लास्ट में ओ है, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ नाउन जिनके लास्ट में ओ है फिर भी हम इनका जो यूज करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में सिर्फ एस यूज कर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार, रेडियो का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो लिखा तो वीडियो का प्लूरल फॉर्म। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिसिंग साउंड की कंडीशन नहीं है। और भी वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बोलूं ऑडियो। ठीक है, जैसे एक वर्ड आता है पियानोज। और भी अगर मैं वर्ड की बात करूं तो जब भी हम देखो किलो लिखते हैं, ठीक है, लोगो लिखते हैं, एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेंजो। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे कि इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए मुझे ये वर्ड्स याद हैं, अदरवाइज वर्ड्स और भी हैं लेकिन ये कॉमन वर्ड है जिन पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप लोग। जो जनरल रूल होता है एस का वो मैंने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, और ES वाला रूल जो है वो भी आपको बता दिया, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम देखते हैं, हमने एक रूल और पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी नाउन के लास्ट में अगर हमें बाई मिलता है, ठीक है, हम एक रूल पढ़ते थे जब भी किसी नाउन के लास्ट में अगर हमें बाई मिलता है, बट रूल ये होता था कि बाई से पहले अगर कोई
कंसोनेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको ये यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में अगर हमें बाई मिल रहा है और बाई से पहले कोई अगर कंसोनेंट दिया है, ठीक है, तो रूल क्या होता था, उस जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, कंट्री वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि बाई से पहले आपने जस्ट तुरंत पहले कौन सा लेटर लिया है, आर, जो कि एक कंसोनेंट है। तो हम जब इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या होगा, कंट्रीज, ठीक है। ऐसे एक रूल और यहाँ पे बनता था कि बाई से पहले अगर सपोज वॉवेल हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बॉय का प्लूरल फॉर्म हम क्यों यहाँ पे ऐसे फैस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बाई मिला और बाई से जस्ट पहले हमें क्या मिला था, वॉवेल मिला था। और अच्छी बात यह है कि इस रूल का कोई कभी एक्सेप्शन भी नहीं होता, क्योंकि बाई से पहले या तो हमें कंसोनेंट मिलेगा या वॉवेल मिलेगा, तो हम इजीली उसको समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अब एक लास्ट रूल, फिर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इस नाउन के टॉपिक में थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, वर्ड्स हमें याद रखने हैं और वही चीज़ें आगे चल के हमें क्वेश्चंस देंगी, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ने में थोड़ा बोर होते हैं, लगता है, लेकिन पढ़ना है। एक बार जब आप चीज़ें कर लोगे तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम कभी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद एक रूल और, किसी भी नाउन के लास्ट में अगर हमें एफ या एफ ई मिलता था तो हम क्या करते थे, इनको हटा देते थे और इनकी जगह पे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे, बी ई एस, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा मैंने लीफ, ठीक है, तो लीफ का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, LEAVES, ठीक। जो आपका एफ था वो मैंने हटा दिया और उसकी जगह उसको किससे रिप्लेस कर दिया, VES से। क्वेश्चन आता है लाइफ पे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लाइफ का जो प्लूरल फॉर्म हम लिखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे वाइफ का प्लूरल फॉर्म लिखना है तो वाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। नाइफ का प्लूरल फॉर्म लिखना है तो मैं नाइफ का प्लूरल फॉर्म कैसे लिखूंगा, तो ये भी आपका एक रूल बना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सेप्शन में कुछ वर्ड हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बिलीफ हुआ, प्रूफ हुआ, ड्वार्फ हुआ, क्लिफ हुआ, ठीक है, गल्फ हुआ, चीफ हुआ, सेफ हुआ, और भी अगर हम वर्ड यूज करें तो एक वर्ड हमने लिखा स्कार्फ। इन वर्ड को जरूर याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इनका जब भी हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है तो सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, एस। क्लियर है? बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, जब आप उनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है आप पढ़ना कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। मैंने ये बहुत सारे बच्चों से कहते हुए सुना है कि वो बोलते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, जब आप चीज़ें बार बार करोगे तो आपको वो आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, जब आप उनसे यूज टू हो जाओगे तो फिर यही चीज़ें सब आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। तो एक दो बार में पढ़ने में ऐसा लगता है, अल्टीमेटली आपको करना है तो आपको ये चीज़ें अपने प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी। क्लियर है? चलिए, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वर्ड आप याद रखेंगे।
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। ये जो वर्ड मैंने आपको लिखे हैं इनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार में आपको अगर समझ में आए उतने बार आप इनको पढ़िए और इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है आपका, जो भी नाउन में हम सिंगुलर प्लूरल के केसेस पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं उनका। जैसे आपको मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पोइट्री, या मैंने और भी वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इनको पढ़ो, ऑब्जर्व करो और समझो ज़रा। हम सिंगुलर प्लूरल के केसेस पढ़ रहे हैं तो आपको वही चीज़ें एज्यूम करनी है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो वर्ड हैं आपके वो सिंगुलर केस में होंगे या प्लूरल केस में होंगे। तो ये याद रखेंगे कि जो भी वर्ड मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, ठीक है, और ये सारे वो वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और मैंने इनमें से मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो क्वेश्चंस पेपर में से, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उनमें से मैंने ये वर्ड अपने नोट्स में लिखे हैं। तो आप समझो कितने इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी आपने यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स हमेशा आपको किस तरीके से यूज करना है, सिंगुलर केस में। सिंगुलर केस का मतलब हुआ, अब एग्जामिनर देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनाता है। वो क्या करेगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, नॉलेज इज या आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑफ एनीथिंग। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ का नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। अब आपको एग्जामिनर ने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, बताइए इज और आर, तो आपको पता होगा तभी तो आप यहाँ पे ये वर्ब यूज कर पाओगे। तो मैं आपको पीछे भी बोल चुका हूँ, और आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके ये जो वर्ड हैं वो किस तरीके के हैं। कि हम नॉलेज को कभी काउंट करते हैं कि मेरे पास किसी चीज़ का एक नॉलेज, दो नॉलेज, 10 नॉलेज, ए भाई हम अपने दोस्त से मांग रहे हैं 2 नॉलेज मुझे दे दे इसके, नहीं। ये वर्ड हमेशा कैसे हैं, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर है। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि आपको यहाँ पे इनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा, एग्जामिनर क्या करता है, वो क्या करेगा, आपको ऐसे लिख के दे देगा। सपोज करिए इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा है तो वो आपको इन्फॉर्मेशंस करके दे देगा, गलत हो गया भाई। जब कोई चीज़ 1 से 2 के फॉर्म में नहीं हो सकती तो हम उसको एस या ईएस या अदर रूल्स कैसे यूज करके लिख सकते हैं, क्लियर है। तो या तो आपको एग्जामिनर इन वर्ड में एस या ईएस का यूज देता है, दूसरा या फिर इनके साथ आपको क्या करेगा, सेंटेंस में प्लूरल नंबर की आपको वर्ब दे देगा और सेंटेंस में आपको एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस बना के देगा। क्लियर है, समझ में आप सभी लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं आप लोग, कुछ वर्ड अब आप देखो, इनको पढ़ें और आप समझें ज़रा, ठीक है। पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये देखा कि सभी वर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड आपके हैं वो सिंगुलर केस में है या प्लूरल केस में, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर केस में है, अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल केस में है। प्लूरल केस में है तो इनके साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी सेंटेंस में, टेंस के अकॉर्डिंग, वो भी आपकी क्या हो गई, प्लूरल नंबर की हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस। दूसरा एक चीज़ और कि इन वर्ड्स में पहले से ही एस दिया है, लेकिन कुछ वर्ड हैं जिनमें एस नहीं भी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लिखा हुआ है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये जिस वर्ड में इलेक्टोरेट्स, ठीक है, जिस वर्ड में आपको एस का यूज नहीं करना है वो आपको
एस यूज़ करके देगा। दूसरा वो क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन ही लिखा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इतना करेगा। तो ये याद रखेंगे कि जब हम किसी वर्ड को पहले से प्लूरल फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसमें एस का यूज नहीं करेंगे, या जिसमें यूज़ होता है उसमें एस हम हटा नहीं सकते। और दूसरा क्या है कि अगर हम इनको प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं तो इनके साथ जो भी वर्ब यूज़ होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल नंबर के साथ होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, इनको कहते हैं पेयर वर्ड। ठीक है, पेयर वर्ड, पेयर वर्ड हैं, इसलिए आप एक पहले तो इनकी स्पेलिंग देख लीजिए कि हमने यहाँ पे शूज लिखा है तो इनको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड हैं आपके वो हमेशा कैसे कंसीडर होंगे, प्लूरल। और वर्ब की जो कंडीशन होगी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो हमेशा यही चलना है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे उसने यहाँ पे एक वर्ड लिखा स्पेक्टिकल, तो वो इस एस को यूज ही नहीं करेगा, सिर्फ स्पेक्टिकल लिख देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा गॉगल, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, गॉगल की स्पेलिंग हटा देगा, बाइनोकुलर की स्पेलिंग हटा देगा, पैंट्स की स्पेलिंग हटा देगा, शूज की स्पेलिंग हटा देगा, ट्राउजर में से एस हटा देगा, सॉक को ये लिख देगा, ग्लव्स की स्पेलिंग हटा देगा, सीजर की स्पेलिंग हटा देगा। ठीक है, लेकिन ये जो जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, मैक्सिमम क्या है, ये अगर मुझे इनको सिंगुलर केस में लिखना है तो इनको सिंगुलर केस में कैसे लिखा जाएगा, अ पेयर ऑफ। ठीक है, जिस चीज़ का पेयर होता है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, बाकी जिसका नहीं होता उसको नहीं लिखेंगे। तो अगर हम इनको सिंगुलर केस में लिखना चाहते हैं तो आप इनको अ पेयर ऑफ के साथ लिखिए। लेकिन अगर मुझे इसको टू बोलना है तो मैं सिंपली इसको क्या बोल दूंगा, टू पेयर्स ऑफ, और बाकी इनकी स्पेलिंग जो होती है वो आपकी उसी केस में सेम रहेगी। ठीक है, अगर आप हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि अगर टू है तो वो प्लूरल केस में है, तो ये हो गया इसका प्लूरल केस और दूसरा ये सिंगुलर केस। समझे, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तब हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर से आप देख लीजिए, ये कुछ गिने चुने वर्ड हैं जिन पे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, और इनको याद रखेंगे कि ये जो वर्ड हैं वो हमेशा आपके प्लूरल केस में यूज़ होते हैं। प्लूरल केस में यूज़ होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी आपकी कौन से केस की होगी, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। श्वाइन हुआ, पोलिश हुआ, पीपल हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे, पीपल को पीपल्स लिख देते हैं, हालांकि ये गलत नहीं होता, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है। पीपल का मतलब हो जाता है रेसेस ऑफ पीपल। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो पूरा एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन देखे हैं, तो पुलिस के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। पुलिस वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर हमें सिंगुलर केस में लिखना है तो हम इसको पुलिस मैन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो पुलिस वुमेन लिख सकते हैं। ठीक है, इनको भी प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको पुलिस मैन लिख सकते हैं, और ऐसे ये हो जाएगा आपका पुलिस वुमेन। ठीक है, पुलिस ऑफिसर भी होता है, सिंगुलर केस है। प्लूरल केस में आपको सिर्फ एस का यूज़ करना है, तो ये याद रखेंगे। ये पुलिस और पीपल पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैटल पे एग्जामिनर क्या करता है, वो यहाँ पे एस का यूज़ करके देगा, जो कि गलत है। ठीक है, जेंट्री का प्लूरल फॉर्म अभी हम पढ़ चुके हैं, जिन नाउन के लास्ट में बाय होता है वो वोवल कंसोनेंट वाला रूल अप्लाई करके दे देगा। तो आप ये याद रखेंगे, ये जो वर्ड हैं वो हमेशा आपके प्लूरल हैं और इनमें कभी भी आपको एस या एस का यूज़ नहीं करना है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बोथ बट इन सेम। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाउन आपके सिंगुलर भी हैं और आपके प्लूरल भी हैं।
आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में इनको किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो क्वेश्चंस भी आपके उसी तरीके से बनाए जाते हैं कि आप उनको इजीली फाइंड आउट कर पाओ। लेकिन गलतियां क्या आती हैं एग्ज़ाम में डियर को आपको ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है, सीप को सीप्स लिख के दे देगा, और भी बर्ड हैं जैसे मैंने यहाँ पे फिश लिखा तो फिश को फिशेस कर देगा, ठीक है। क्रू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रू को क्रूज करके दे देता है। इनिंग्स को इसमें से एस हटा देगा, ठीक है। और स्पीसीज, ठीक है। और वी बर्ड्स आप ये समझ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग काफ़ी अच्छा बर्ड है, इसमें एग्जामिनर एस यूज करके दे देता है, ठीक। क्रॉस रोड में से एस हटा के दे देता है। कॉड, ट्रॉट, सालमन जो ये हैं ये फिश की स्पीसीज हैं, तो इनको भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसको एक रूल भी बना सकते हैं। रूल क्या है, आप यहाँ पे देखें, मैंने अगर इसको ऐसे लिखा फोर मैन, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी नाउन को एक से ज़्यादा लिख रहे हैं मतलब वो प्लूरल फॉर्म में है। तो इसका जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, हम अभी ये भी पढ़ेंगे। मैन वुमेन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़ा मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। मैन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो MEN होता है, याद रखेंगे। तो ये जो तरीका है वो आपका सही है। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं फोर मैन मतलब 4 आदमी, लेकिन कई बार आप लोगों ने हिंदी में ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं पर उन लोगों का पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, पूरा एक ग्रुप है। तो अगर मुझे इसी पूरे को एक ग्रुप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, फोर, ये इसको बोलते हैं हाइपन, और मैंने यहाँ लिख दिया मैन, ठीक। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये आपका गलत है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम 4 आदमियों का टोटल ले रहे हैं, बट यहाँ उनको हम एक ग्रुप के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पे एक रूल बना कि जब भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और कोई भी नाउन अगर हम ले रहे हैं उनको हम हाइपन से जोड़ दें, ठीक है, इसको हाइपन बोल रहे हैं। तो हाइपन के बाद वाला आपका जो नाउन होगा वो हमेशा आपका सिंगुलर केस में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए मैंने हाइपन के बाद मैन लिखा है, हाइपन से पहले नंबर लिखा है, और उन सबको मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। आर्टिकल ए का मतलब एक होता है, ठीक है। तो रूल बन गया। यहाँ पे एक्चुअली मुझे MEN लिखना था, लेकिन फिर बाद में मैं आपको करेक्ट करवाने वाला था, तो कोई नहीं, अभी मैंने यहाँ पे इसको सही लिखा है। मैं 4 के बाद मैंने MAN लिखा है, ये सिंगुलर केस में है, कोई गलती नहीं। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं 4 मैन लिखता तो यहाँ पे जो सेंटेंस में वर्ब यूज करता, वो जो वर्ब आपकी यूज होती वो प्लूरल केस में यूज होती, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरी चीज़ को एक ग्रुप में कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब वो सिंगुलर बन गया, तो फिर इस केस में मुझे वर्ब भी क्या लेना पड़ेगा, सिंगुलर। तो आप देख रहे हैं कि एक नाउन से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं चीज़ें, लेकिन क्वेश्चंस आपके वर्ब पे चले गए। तो आप क्वेश्चन देखिए, गलती ये हो सकती थी कि वो MEN लिख देता, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सही लिखा है। लेकिन दूसरी गलती क्या है कि आप यहाँ वर नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे यूज क्या करना पड़ेगा, वॉज। मेरी बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाइपनेटेड नाउन अगर ग्रुप के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो हाइपन के बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर केस में यूज होगा। दूसरा, अगर हमने हाइपनेटेड नाउन को सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है तो सेंटेंस में आपका जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आप समझिएगा। देखिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ,
मैनी विलेज, ठीक है। अब मैं मैनी की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे विलेजेस लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अगर मैं इसको सेंटेंस को पूरे को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे इसके बाद जो वर्ब यूज करनी है वो किस केस में लिखनी पड़ेगी, प्लूरल केस में, क्लियर है। अब आपने फिर से वही चीज़, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी जो राइटिंग है वो हमारे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैनी विलेजेस, मतलब एक साथ में कई सारे विलेजेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक तरीका और देखा है, गांव के गांव, डोर टू डोर, ठीक है, लाइन बाय लाइन। मतलब क्या है, एक ये भी तरीका है कि हम जब सेम टाइप की चीज़ों को एक के बाद एक होते हुए दिखाते हैं तो इस केस में हम उनको इस फॉर्मेट में नहीं लिखते, हम उनको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये है हमारा फॉर्मेट। मतलब सेम टाइप की नाउन को आपने 2 बार लिखा, लेकिन उनको हमने बीच में आपस में रिलेट किया किससे, एक प्रपोजिशन से, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, हम यहाँ कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो रूल आपको बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप इसको देखिएगा। नाउन प्लस नाउन, नाउन के बाद प्रपोजिशन और उसके बाद नाउन। अच्छा, ये याद रखेंगे, ये दोनों नाउन्स आपके सेम हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि जब आप कई सारे गाँव को एक साथ लेके बात कर रहे थे तो मैनी विलेजेस था, ठीक है। लेकिन अब जब एक के बाद एक सेम टाइप की चीज़ें होंगी तो ये याद रखेंगे कि हमने जो भी सेम टाइप की चीज़ें ली हैं, ठीक है, सेम टाइप की जो भी चीज़ें ली हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विलेज लिया, यहाँ पे विलेज लिया, इन दोनों को हमेशा आपको कैसे लिखना पड़ेगा, सिंगुलर केस में, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको 1 बाय 1 करके ले रहे हो। तो यार 1 बाय 1 करके लोगे तो वो सिंगुलर केस में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। दूसरा, ये आपका प्रपोजिशन हुआ, ठीक है। तो रूल बन गया कि जब भी 2 नाउन को प्रपोजिशन से हम ऐसे रिलेट करेंगे बट वो नाउन सेम होंगी, ठीक है। यह हमारे कहने का तरीका होगा कि सेम नाउन के बाद सेम नाउन फिर से रिपीट हो रही है या वही चीज़ फिर से आ रही है, तो इस केस में उन्हें हमेशा प्रपोजिशन से जोड़ेंगे और उन नाउन को हमेशा सिंगुलर केस में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने मैनी विलेजेस लिखा था तब तो आपका रूल, आपका वर्ब का ये था, लेकिन जब आप ये केस बनाओगे तो आपको जो वर्ब यूज करनी है वो हमेशा सिंगुलर केस में यूज करनी है, ठीक। तो इस सेंटेंस में गलती ये भी हो सकती थी कि यहाँ पे सेंटेंस में आपको वर्ब का यूज कर मिल जाता। फिलहाल चीज़ें सही लिखी हैं, विलेज सिंगुलर है, प्रपोजिशन है, सेम नाउन रिपीट हुई, सिंगुलर केस में हुई, और आपको वर्ब भी सिंगुलर केस में दी है, ठीक है। गलती होने को यहाँ पे वर्ब का एरर हो सकता था, एग्जामिनर चाहता तो आपको एस का यूज़ दे देता, वो गलत होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं उस पर क्वेश्चंस, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही ये भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हम जब पढ़ेंगे प्रपोजिशन में तो हम आगे देखेंगे कि ये जो आपका प्रपोजिशन ऑफ होता है, एक्चुअली इसका जो यूज है वो सिलेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सेंटेंस की बात करूँ, मैंने यहाँ लिखा माय फ्रेंड और यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑफ का यूज़ है वो सिलेक्शन के लिए है। हिंदी में अगर जिन लोगों को समझ में आए तो हम इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं वो ये लेते हैं मैशे। अब आप देखो, सपोज करिए मेरा एक दोस्त है, तो मैं कभी ऐसे कह पाऊँगा मेरे एक दोस्त में से एक, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि जब भी हम ऑफ से सिलेक्शन करते हैं और ऑफ के बाद आपने अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज कर लिया, ठीक है, काउंटेबल नाउन यूज कर लिया, अब सिलेक्शन चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे कितने का भी हो, अगर आपने काउंटेबल नाउन यूज किया है तो उस नाउन को हमेशा आपको कैसे लिखना पड़ेगा,
प्लूरल केस में, क्योंकि एक में से एक का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ना, तो आपको सिलेक्शन कर लेना है तो कम से कम कितने होने चाहिए बाद में, ऑफ के बाद 2, और 2 का मतलब क्या होता है कि वो किस केस में है, प्लूरल के केस में। तो आपको सेंटेंस में यहाँ पे एरर समझ में आ रहा है। सेंटेंस में एरर क्या है कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स लिखिए, क्योंकि अगर ये एक से ज़्यादा फ्रेंड होंगे तभी मैं एक का सिलेक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे बात सिर्फ एक फ्रेंड की हो रही है, तो ये याद रखें कि एग्जामिनर कई बार ये भी गलती कर देता है कि वन ऑफ के बाद नाउन आपको इस तरीके से देगा और यहाँ वर्ब में चेंज कर देगा। तो जब आप वन की बात कर रहे हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर केस में होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अभी तक मैं आप लोगों को 4 रूल बता चुका हूँ और ये बहुत ही गोल्डन रूल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ कंपाउंड नाउन पे क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड नाउन पे क्वेश्चन क्या है, आप इस सेंटेंस को देख लीजिए। यहाँ पे इतना सेंटेंस अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको क्लियर होगा। ही हैज़ अपॉइंटेड 2000 वर्कर इन द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट में कितने वर्कर को अपॉइंट किया है, 2000, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए अपॉइंट किसको किया है, वर्कर को, और वर्कर कितने हैं, 2000, ठीक है। तो अगर हम वर्कर की बात कर रहे हैं, वर्कर मोर देन 1 है, तो ये प्लूरल केस में होने चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि ये जो वर्ड आप इतना ले रहे हो 2000, ये एक्चुअली ये जो वर्ड है ना आपका, ये वर्कर को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा है मतलब ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, कि वर्कर कितने आपके 2000। तो ये याद रखें कि अगर किसी भी नाउन से पहले हमने नंबर लिखा है तो जो नंबर होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। उस केस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं। और किसी भी एडजेक्टिव में कभी भी हम एस या ई एस का यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नंबर्स किसके होते हैं, नाउन के। एडजेक्टिव का तो कभी कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो एरर क्या है इस सेंटेंस में कि आप यहाँ से एस का यूज हटा दीजिए। समझ में आया कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कि जो मेन नाउन है जिसको लेके हम बात कर रहे हैं उसको आप प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो मोर देन 1 में है। लेकिन जो वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा है हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है? ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाएं तो इसमें भी देखिए, रोहित गेव मी, रोहित ने मुझे दिए। भाई रोहित ने तुम्हें क्या दिया, रोहित ने तुम्हें दिया नोट, ठीक है। और नोट कितने दिए आपको, 2। तो आपको समझ में आ रहा है कि नोट 2 हैं, 2 हैं तो नोट सही है, ठीक है। लेकिन ये नोट कितने के हैं, ये 10 रुपीज़ के हैं। ये जो 10 रुपीज़ लिखा है ना, एक्चुअली ये नोट की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है। तो फिर से मैंने आपको बताया कि जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा वो कभी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें जो लिखना होगा वो क्या होगा, 2 10 रुपी नोट्स, ठीक है। बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट्स, 100 रुपीज़ नोट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए इसके बाद फिर से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये भी। देखिए मैंने यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया और मैंने अभी आपको बताया था कि ऑफ का जो यूज़ होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पीपल की, और कितने पीपल की बात कर रहे हैं, 10,000 पीपल के लिए बात कर रहे हैं। और ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये सही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपल का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो पीपल ही होता है, तो ये भी सही लिखा है। मैंने आपको वन ऑफ वाला रूल बताया कि उसके बाद प्लूरल फॉर्म में लिखना है नाउन को, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि हमने अगर ऑफ के बाद किसी काउंटेबल नाउन को, ठीक है, यहाँ पे कोई नाउन है और वो भी प्लूरल, ठीक, और इससे पहले हमने कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 10,000।
तो ये याद रखेंगे कि जब हम ये कोई केस ले रहे हैं तो इसमें हमारा जो ऑफ से पहले वाला नाउन हमने लिखा है इसको प्लूरल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, भले ही ये 1 हो, 2 हो या 4 हो। ठीक, मतलब उसका एक डेफिनेट नंबर हम शो कर रहे हैं। क्वेश्चन बना कि जब ऑफ से पहले हमने कोई नाउन लिखा है जो डेफिनेट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑफ के बाद वाला नाउन आप प्लूरल फॉर्म में लिखिए, लेकिन नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन आप हमेशा सिंगुलर केस में लिखिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस में एरर था। अब यही चीज़ सेम आप यहाँ देखो, हमने ऑफ के साथ सिलेक्शन किया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टार्स की, बहुत सारे स्टार्स हैं, नहीं पता कितने स्टार्स हैं, लेकिन उन स्टार्स में से हम कितने की बात कर रहे हैं, बिलियन। ठीक है, अब एग्जामिनर ने गलती क्या कर दी, यहाँ बिलियन से पहले हमें एक डेफिनेट नंबर जो है वो नहीं बताया। ठीक है, डेफिनेट नंबर जो है वो नहीं बताया। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था 10,000, ठीक है, जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा था, ऐसे यहाँ कुछ नहीं लिखा। तो ये याद रखेंगे कि अगर इंडेफिनेट केस में हमने किसी नाउन को लिखा तो उस केस में हमें इस नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मार्केट गए और मार्केट में आप शॉपिंग करके आए। ठीक है, और जब आप वापस लौटे रास्ते में तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कितने पैसे आपने खर्च किए। तो हम अक्सर ऐसे बोलते हैं हज़ारों रुपए खर्च हो गए, ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए। तो एग्जैक्टली हमें वहाँ नहीं पता होता, तब हम ऐसे बोलते हैं। तो सेम चीज़ वही हो गई कि अगर हमें यहाँ पे एक डेफिनेट नंबर नहीं दिया है तो उस केस में हम हमेशा क्या लिखेंगे, उस नाउन को प्लूरल फॉर्म में, मतलब ये विलियंस होगा। और अगर डेफिनेट नंबर दिया होता तो उस केस में हम क्या करते, इसको सिंगुलर केस में लिखते। ठीक है, आई होप मुझे आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये कहिए कि अगर हम नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें ये 4-5 जो रूल्स मैंने अभी आपको लास्ट में बताए ये नहीं पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे भी समझने आएंगी। और नाउन में एक्चुअली है ये, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, आपको ये इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। तो आज की क्लास में आज हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास जब नाउन का स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम नाउन के केसेस पढ़ेंगे और नाउन के जेंडर को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि सभी एग्ज़ाम के हिसाब से हम इस टॉपिक को बैलेंस कर पाएँ। और इस थ्योरी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ इस टॉपिक के लिए, आप उनको सॉल्व करिए घर पे और उसके बाद फिर मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोग भी जुड़ सकें। ज़्यादा लोग होंगे तो पढ़ाने में थोड़ा एनर्जी भी आता है, मज़ा भी आता है, ठीक है, अच्छा भी लगता है। तो अभी ये स्टार्टिंग है, थोड़ा मुझे राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी अभी 1-2 दिन में जैसे ही मैं इसे यूज़ टू हुआ अपने टैबलेट पेन से तो बाकी राइटिंग का भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।